ओके, तो अब कल हमने देख लिया था कि जो है कुछ और पॉइंट्स हम देख रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कुछ फैक्ट्स बचे हैं वो हम देख लेते हैं, देन फिर फिरोज शाह तुगलक पर आता है। हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने कोर्ट में उसकी जो पॉलिसी थी, है ना, एमबीटी हम पढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, और एमबीटी के हम देख रहे हैं कि उसने भर्ती या जो वैकेंसीज थी वो किस बेसिस पर की थी, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, है ना, योग्यता। जो जिसका योग्य उसको वही पद दिया, उसने ये नहीं देखा, है ना। उसके एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू भी थे, मुस्लिम्स तो थे ही थे, अफगान्स भी थे और कुछ विदेशी, है ना। मुस्लिम्स में वही टर्की और अफगान दोनों। मुस्लिम में कौन थे, एक तुर्की और एक अफगान। ये चीज़ हमेशा से ही रही है मुसलमानों में। भारत में जब वो आए तो तुर्की अपने आप को सुप्रीम समझते थे और अफगान को इन्फीरियर समझते थे, इसलिए इन दोनों में बड़ा टेंशन रहा। और कई जो मुस्लिम शासक हैं भारत के वो तुर्की थे और वो अफगानों को सिर्फ दास के तौर पे रखते थे, अदरवाइज वो कभी उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करते ही नहीं थे। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। और यही वजह थी कि जब खिलजी वंश भारत में आया तो चूंकि वो अफगान की मिक्स्ड ट्राइब से बिलोंग करता था, मतलब तुर्की भी था और अफगान भी था, इसलिए उसको इतना सम्मान मिला नहीं। और जलालुद्दीन खिलजी को कई दिनों तक दिल्ली से बाहर ही, राजा होते हुए भी कई दिनों तक दिल्ली से बाहर रहना पड़ा, क्योंकि तुर्की सरदार उसको एज अ अफगान क्या नहीं कर रहे थे। अफगान वो था नहीं, वो अफगान रीजन से बिलोंग करता था, इसलिए उसको इग्नोरेंस झेलनी पड़ी। यही चीज़ आप देखोगे जब शेर शाह पढ़ोगे तो शेर शाह अफगान था, ठीक है, और वो बाबर की सेना में काम करता था। बाबर की सेना में एक छोटा सा सैनिक था और सेना में इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था कि तुर्की सैनिकों के लिए खाना अलग, सब कुछ अलग, और अफगान सैनिकों के लिए दोनों ही सैनिक थे, लेकिन तुर्की और अफगान होने की वजह से उन्हें भेदभाव, तो ये भेदभाव शेरशाह सूरी ने अफगान रहते हुए झेला था। इसलिए उसने कसम खाई थी कि मैं कभी तो मुझे मौका मिलेगा तो इस मुगल सल्तनत को क्या करूँगा, हटाऊंगा। और उसने इस पर काबू भी, मतलब खरा उतरा, और यही था कि बाबर के बाद हुमायूं बना और इसने हुमायूं से लड़ाई की और हुमायूं को 15 साल के लिए दिल्ली से भगा दिया और 15 साल तक दिल्ली पर अफगान वंश का राज रहा, जो कि कौन सा वंश था, सूरवंश। तो तुर्की और अफगानों के बीच का टेंशन कोई मतलब नया टेंशन नहीं था, ये बहुत पहले से ही चला आ रहा था। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की पहली अफगान डायनेस्टी, पहला अफगान वंश हम पढ़ेंगे, लोधी। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला जो पहला अफगान, मतलब जो अफगानी थे वो कौन थे, लोधी थे। बाकी सारे के सारे क्या थे, तुर्की थे। क्या थे, तुर्की थे। तो इसने अपनी सेना में जो तुर्की वो तो थे ही थे, साथ साथ किन को भी शामिल करा, अफगान्स को भी, है ना। मतलब इस बिहार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा। और कुछ विदेशी लोगों को भी शामिल किया, जिसमें हमने देख लिया था इब्न बतूता और आइजा, जो कि खुरासानी था, वो एडवाइज़र था। तो इससे ये पता चलता है कि इसने जो वैकेंसीज करी, जो भर्तियां करी, वो योग्यता के आधार पे करी। क्यों पढ़ रहे हैं हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यही बात जब इसके बाद इसका फिरोज शाह तुगलक बनने वाला है, इसने चीज़ों को हेरिडिटरी कर दिया कि जो जहाँ है अब वो फिक्स है, और उसी का आगे वाले घर के बच्चे, मतलब उसका लड़का या उसका दामाद या उसका दास क्या बनेगा। और यही कारण इस वंश के पतन का कारण बना। यही कारण क्या बना, इस डायनेस्टी के पतन का कारण बना। क्या कि पहले क्वालिफिकेशन बेसिस पर था, अब वो क्या हो गया, अब उन्हें कुछ काम ही नहीं करना है। इतना करप्शन बढ़ गया, जब हेरिडिटरी हुआ तो बहुत ज़्यादा क्या बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। कभी पिताजी का मन नहीं हुआ तो लड़के को काम पे भेज दिया, लड़के का मन नहीं हुआ तो जीजा को काम पे भेज दिया, जीजा का मन नहीं हुआ तो दास को काम पे भेज दिया। तो ऐसे कैसे काम कर पाएंगे, ठीक है। और यही वजह रहा कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया और तुगलक वंश का क्या शुरू हो गया, पतन। तो ये बहुत बड़ा कारण था। इसने क्वालिटी के बेसिस पर, लेकिन ये बड़ा ही अच्छा प्रयास था, भर्तियां की, वैकेंसियां की, लेकिन उनको सुपरवाइज करने के लिए कोई डिपार्टमेंट बनाया। जैसे अगर आप आज देखें तो हमारे यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो किस बेसिस पर फिल होती है, क्वालिटी बेसिस पर, है ना।
योग्यता आपके अंदर है, परीक्षाएं हैं, परीक्षा के अपना सिलेबस है, उसका अपना एक डिफ़िकल्टी है, उस लेवल से जो आगे निकल जाता है वो सेलेक्ट हो जाता है। और उसके बाद जब आप काम करते हैं तो आप पर सुपरवाइज करने के लिए वेरियस डिपार्टमेंट, वेरियस कमिटीज़ और वेरियस कमीशंस वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे सिविल सर्विसेज में जब आप जाओगे तो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आपने सुना होगा, सुना है ना। 2 ट्रिब्यूनल जो है पहले हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये भी 42nd अमेंडमेंट 1976 ने जोड़ा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जिसको प्रशासनिक अधिकरण बोलते हैं, आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आर्टिकल 323B नॉर्मल ट्रिब्यूनल। मतलब ये सिर्फ प्रशासनिक मामलों को देखेगा, बाकी ऑल के लिए क्या है ये। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ? प्रशासनिक अधिकरण, है ना। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। और यही वजह रही कि क्वालिटी के बेसिस पर भर्तियां करने के बावजूद भी इसके अधिकारियों ने इसको समर्थन नहीं दिया, क्योंकि शक्तियां तो दे दी लेकिन शक्तियां तब तक सही नहीं है जब तक कि उन पर कोई अंकुश ना हो, कोई कंट्रोल ना हो। वरना शक्तियों का क्या शुरू हो जाता है? दुरुपयोग शुरू हो जाता है, मिसयूज, मिसकंडक्ट। और वो इसके शासनकाल में भरपूर हुआ। ठीक है, तो कहीं नोट डाल के आप लिख सकते हो प्रशासनिक अधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के 2 आर्टिकल हैं, 323A और 323B। MPPSC मेंस का प्रिय क्वेश्चन है, हर दूसरे साल वो प्रशासनिक अधिकरण पूछते हैं। ठीक है, और प्रीलिमिनरी एग्जाम में भी आता है प्रशासनिक अधिकरण का आर्टिकल। अधिकरण और न्यायाधिकरण दोनों अलग अलग चीज़ें। न्यायाधिकरण जो है, मतलब अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ये जो अधिकरण है ये सेमी जुडिशियली बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? अर्ध न्यायिक निकाय। मतलब इसके डिसीजन तो है लेकिन ये न्यायालय की तरह मान्य नहीं हो। फाइनल डिसीजन अगर कहीं जाएगा, चैलेंज होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय फाइनल निर्णय होगा। प्रशासनिक अधिकारियों में जो अनियमितताएं हैं उनकी जांच यहाँ की जाती है, सीधा सर्वोच्च न्यायालय में वो नहीं जाता। और अगर कोई न्यायिक है तो वो कंप्लीट न्यायिक बॉडी होगी, है ना, है ना। जैसे कि इलेक्शन कमीशन भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, निर्वाचन आयोग भी कैसा निकाय है? अर्ध न्यायिक निकाय। ट्रिब्यूनल बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि प्रशासनिक अधिकरण है हर जगह है, MP में भी और पूरे भारत में प्रशासनिक सेवकों को। अदर में जैसे कि NGT नाम सुना होगा, नाम से ही क्लियर है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। 2010 में इसकी स्थापना हुई, है ना, मुख्यालय दिल्ली में है। NGT पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो यहीं जाते हैं, दिल्ली में। और ब्रांचेस हैं वो एक भोपाल में भी है ना। इसकी कुछ ब्रांचेस भी हैं, 3 या 4 ब्रांचेस हैं जिनमें से एक भोपाल में। हाँ, दिल्ली में मेन हेडक्वार्टर है, क्लियर है। बाकी 4 ब्रांचेस हैं वो अलग है। तो उसकी एक ब्रांच कहाँ पर है? भोपाल में, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। तो ये भी क्या है, किस आर्टिकल के अंतर्गत बनाया गया है? 223B या 223, ये का है, ये खा। हिंदी में इसको क्या लिखते हैं? इसको खा, ABC को हिंदी में इस तरह से लिखते हैं। ओ, क्लियर हो गया। तो चारों कहाँ? एक भोपाल में और भोपाल में तो उसकी एक शाखा है, एक लखनऊ में है, एक पुणे में और एक कोलकाता। लखनऊ, पुणे, कोलकाता और भोपाल पर, मुख्यालय दिल्ली में। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो जो रिक्रूटमेंट इसने क्वालिटी बेसिस पर की, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन रिक्रूटमेंट के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उस पर अंकुश नहीं लगाया गया, इसलिए अधिकारियों को सत्ता मिली और वो निरंकुश हो गए और अपने हिसाब से वो काम करने लगे। और यही वजह हुई कि राजा की जो कॉपरेशन था उनके बीच वो बैठ नहीं पाया। ठीक है, जबकि फिरोज शाह तुगलक जैसे ही आया उसने ये क्वालिटी वाला झंझट ख़त्म कर दिया कि आए, फिर टेस्टिंग हो, फिर अलग अलग तरह की क्वेरीज हो, पूरा बैकग्राउंड चेक हो, फिर नौकरी पे रखो, है ना। तो उसने ये झंझट ही हटा दिया कि पैसे भी खर्च हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इससे अच्छा तो वंशानुगत कर दो कि जो जहाँ बैठा है उसकी पीढ़ियाँ यहाँ आगे राज करेंगी।
ठीक है, तो ये इसकी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि इसने किस बेसिस पर रिक्रूटमेंट करे, ऑन द बेसिस ऑफ। जब आप शेरशाह सूरी पढ़ोगे तो वहाँ पे आप ये देखोगे कि रिक्रूटमेंट तो क्वालिटी बेसिस पर थे, लेकिन जो आज हम जो ट्रिब्यूनल वगैरह देखते हैं सब उसने बनाए थे। इसलिए सिर्फ 5 साल का शॉर्ट पीरियड है शेरशाह सूरी का, लेकिन इतिहास में उसको एक बड़े राजा की कैटेगरी में रखा जाता है। उसने ये अश्योर किया था कि अगर कोई व्यक्ति है, ये कोई एरिया है और यहाँ का कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये यहाँ का कलेक्टर है, तो यहाँ पे जो भी काम हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे बुरा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगर कुछ अपराध भी हो रहे हैं तो अपराधियों को दंड देने की वजह इसको दंड मिलेगा। सारी जिम्मेदारी किसकी अश्योर कर दी, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, कि वो आपका काम है, आपके रहते आपके क्षेत्र में ये घटना कैसे घटी, ये आंसरेबल थे। इतना टाइट सिस्टम था किसका, तो वो बड़ा ही सक्सेसफुल, सिर्फ 5 ईयर का पीरियड है, 40 से 45, 1540 से 1545, लेकिन बड़ा ही मतलब पूरे हिस्ट्री में उसको याद रखा जाता है। हाँ, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने पावर तो दी, लेकिन उस पावर का उपयोग कैसे हो रहा है ये आपको जज करना है। आपको निरंकुश नहीं छोड़ देना है, विदाउट कंट्रोल नहीं छोड़ना है, कंट्रोल हमेशा बना रहना चाहिए। वो इसने नहीं करा, ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है, ओके, तो क्लियर हो गया। तो ये जो है ये शेरशाह सूरी वाला पढ़ेंगे हम आगे जब मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इससे रिलेटेड, है ना। कुछ फैक्ट्स वगैरह हैं, लिख लेते हैं अपन। लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने आप लोगों को, हाँ, जैन संतों से भी इसके संपर्क रहे। ओके, तो ये हो गया। विद्रोह तो हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्लेग महामारी भी फैली थी। ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक प्लेग पैंडेमिक या प्लेग एपिडेमिक saw in the history या प्लेग एपिडेमिक सॉ जिससे उसकी सेना का एक बड़ा भाग समाप्त हो गया था। ड्यू टू प्लेग a huge portion of his army due to plague या a huge portion of army affected, जिससे उसकी सेना का एक बड़ा भाग नष्ट हो गया था। ड्यू टू a huge portion of army affected। और हिस्ट्री राइटर ने तो सभी ने लिखा है कि इस वजह से, और ये लास्ट की बात है ना, प्लेग की अगर सिचुएशन की बात करें तो ये आपका 1351 में उसकी डेथ हुई, मतलब 1349 से 51 तक पूरा प्लेग वाला सिचुएशन फैली हुई, ठीक है। और सेना में प्लेग फैलने की वजह से बहुत बड़ा क्या हुआ, नुकसान उठाना पड़ा था इसको, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। लिखेंगे, इसके बहुत सारे टाइटल थे, अगर आपने नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिए। उपाधियाँ क्या क्या दी इतिहासकारों ने इसे, पागल, मूर्ख, रक्त पिपासु, ठीक है, ये सब इसकी उपाधियाँ थी, ठीक है। फूल, है ना, फूल पर्सन या मैड किंग, फूल किंग, और क्या था, रक्त पिपासु, विरोधी तत्वों का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ रिवेलियन क्वालिटी,
मिक्सचर ऑफ रिबेलियन एलिमेंट, विरोधी तत्वों का मिश्रण, विरोधी तत्वों का मिश्रण। ठीक है, पागलों का बादशाह भी कहा जाता है इसे। पागलों का बादशाह, विद्वान मूर्ख, इंटेलेक्चुअल फूल, है ना। पागलों का बादशाह, बादशाह ऑफ मैड, विद्वानों का विद्वान मूर्ख, इंटेलेक्चुअल फूल। ठीक है, ओके। अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, अलग अलग लोगों ने कहा है ना। अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, जिसको हमने इंग्लिश में लिख लिया था मिक्सचर ऑफ रिवेलियंस। विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा व परोपकारी, है ना। रक्त का प्यासा तो था, लेकिन उस रक्त को पी के दूसरों का परोपकार करता था। तो रक्त का प्यासा, रक्त पिपासु एंड परोपकारी, ये सब इसको इतिहासकारों ने नाम दिए, है ना। जब इतिहासकारों ने इसे पढ़ा तो इसे क्या मिले, अभी आप में से भी हर किसी ने एक ना एक नाम सोच के रखा होगा, है ना। पूछा जाए सबसे तो कोई नई नई उपाधियां दे ही देगा। तो ये मतलब कभी कोई ऐसा आ जाए तो उसका मतलब है किस राजा की बात हो रही है, मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है। ठीक है, ये सब उपाधियां इसलिए मिली उसको क्योंकि उसने जो काम किए, इतना पढ़ा लिखा, इतना विद्वान व्यक्ति था, लेकिन योजनाएं बनाने के बाद उनका एप्लीकेशन उसको नहीं समझ में आया। तो ये क्या है, परोपकार भी कर रहा है और रक्त भी पी रहा है जनता का, है ना। इसकी उपाधि एक जो याद रख सकते हैं, उलूग खां, है ना। कौन सी उपाधि थी, उलूग खां का मतलब होता है कि व्यक्ति बलबन को भी दी थी और इसके पास भी थी। उलूग खां की उपाधि भी मिली थी इसको, खुद नहीं ली थी क्योंकि दूसरे लोग तो उसको सब बुरी बुरी उपाधियां दे रहे थे। उलूग खां का मतलब होता है ग्रेट पर्सन। ठीक है, पागलों का बादशाह, मूर्ख, शासक, ये सब लिख ही लिया था। ओके, लेकिन इब्न बतूता ने इसके बारे में लिखा था कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता दानशीलता और दयालुता थी, है ना। क्या लिखा था इब्न बतूता ने कि ही वॉज वेरी काइंड एंड अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, सुल्तान की सबसे बड़ी विशेषता उसकी दानशीलता और दयालुता थी। ही वॉज वेरी काइंड एंड लैंडर। ठीक है ना, या लैंड का मतलब कि क्या करता था, लोगों को प्रोवाइड करता था, क्या बोलते हैं दानशीलता को, और क्या बोल सकते हैं, जेनरस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और इसकी जो बात थी कि कोई भी धर्म के फेस्टिवल होते थे तो वो खुद जाकर उसको एंजॉय करता था, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, जितने भी त्यौहार थे अलग अलग धर्मों के, चाहे कोई जैनिज्म से रिलेटेड कोई फेस्टिवल हो, तो सबको इक्वली वो क्या करता था, रिस्पेक्ट करता था। तो ये तो ठीक है, याद ही रहेगा आपको। इसने एक बुक लिखी थी इंशा-ए-महरू, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बुक है इसकी इंशा-ए-महरू। हाँ, बुक का नाम है इंशा-ए-महरू, मोहम्मद बिन तुगलक की बुक है इंशा-ए-महरू। ऑटोबायोग्राफी नहीं है, नॉर्मल बुक है, हर सब्जेक्ट पे इसने लिखा है। ठीक है, मतलब अपने बारे में भी है और इसके जो वर्क है उसके बारे में भी है।
ओके, लिख लीजिएगा फिर और कुछ पॉइंट, है ना। जैसे कि ये बुक है रोड बाय दी। नेक्स्ट फैक्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर अपने पिता तथा मिस्र के खलीफा का नाम लिखवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक इशू कॉइन with the name of his father GST and with the name of his father GST and Khalifa of Egypt। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक और मिस्र के खलीफा का नाम अंकित करवाया था। Name of father GST and Khalifa of Egypt। लिखेंगे he constructed बिजली महल, उसने बिजली महल, बिजली पैलेस, he constructed बिजली पैलेस, उसने बिजली महल बनवाया था, दिल्ली में था, है ना। ओके, बाकी मृत्यु के बारे में लिख लिया था, थट्टा में मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ पॉइंट है जिससे क्वेश्चन फैक्चुअल पॉइंट में आ सकता है। बाकी कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे जब हम लिखेंगे आर्ट एंड कल्चर दिल्ली डायनेस्टी का। तो अब आ जाते हैं अपन, नेक्स्ट राजा है फिरोज शाह तुगलक। हेडिंग डाल दीजिए। नेक्स्ट रूलर है फिरोज शाह तुगलक। ब्रैकेट में लिख लीजिए कजिन, किसका कजिन था? मोहम्मद बिन तुगलक का। पीरियड है 51 से 1388, 1351 से 1388। ओके, ठीक है। ओके, तो तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर जिससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है और जहाँ से क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन आता है फिरोज शाह तुगलक की कल्याणकारी कार्यलिपि। पुराना पेपर अगर उठा के देखोगे तो आपको 5 साल में कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन मिलेगा। वेलफेयर वर्क ऑफ फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसे लघु अकबर कहा जाता है और लघु अकबर कहने का कारण ही सिर्फ वेलफेयर वर्क है और कुछ भी नहीं। कौन सा वर्क है? वेलफेयर वर्क, ठीक है। एक जगह मतलब पढ़ा है कि दारा शिकोह को लघु अकबर कहा। उसने एक बुक लिखी थी सिर्रे अकबर, इस वजह से कर इसको काम किया, ठीक है। क्या बुक इसकी नहीं थी, बुक तो किसी और की थी, वो दारा शिकोह में पढ़ेंगे, है ना। अभी से फिरोज शाह तुगलक को समझ लीजिए। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। सबसे पहले तो हम शुरुआत से ही करते हैं कि किस तरह से एमबीटी की डेथ हो जाती है। एमबीटी की डेथ हो जाती है कब? 1351 ठट्टा सिंध,
क्या हो जाता है, इसको फीवर या जोर हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एज नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड ही था। अब इसका जो चचेरा भाई था या कजिन था FST, उसका राज्याभिषेक यहीं ठट्टा सिंध में इसका क्या हो जाता है, क्रोनोनेशन, और ये तुगलक डायनेस्टी का कौन सा रूलर बन जाता है, थर्ड। ये इसलिए बनता है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का कोई पुत्र नहीं होता है जो कि क्या करे, राजपाट कर सके, इसलिए उसका कजिन ब्रदर क्या बनता है, रूलर बन जाता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा राजा है जो सेफ खेलने की या सेफ रहने की इसने बड़ी कोशिश करी। कुछ 3-4 चीज़ें देखेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मिक्स कैरेक्टर का व्यक्ति था। पहली बात ये कि इसने कभी भी अपने साम्राज्य को विस्तार करने की कोशिश नहीं की। जो क्षेत्र निकल गए वो निकल गए। यही कारण है कि आप देखते हैं, हमने देखा इसके मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आपने देखा होगा कि यहाँ पर विजयनगर और यहाँ पर बहमनी, ठीक है, किसके समय में अलग हो गए, जब MBT था 1336 में। दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्य, कई क्षेत्र स्वतंत्र हुए, लेकिन ये 2 बड़े नाम के हैं, काम के भी हैं, एक विजयनगर और एक बहमनी। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट साम्राज्य अलग हो गए। फिरोज शाह तुगलक अगर इतना ही साम्राज्य विस्तारवादी होता तो सबसे पहले ये इन राज्यों को क्या कर लेता। कई सारे राज्य थे, लेकिन इनमें ये 2 मेन थे। ये आगे भी कई समय तक इन्होंने राज करा और आपस में इनमें टेंशन हुए, लड़ाइयाँ हुई और वो सब हुआ। तो फिरोज शाह तुगलक ने कभी भी साम्राज्य विस्तार का प्रयास, जो साम्राज्य उसके पास था उसने उसी को हैंडल करने की, अगर वहाँ कोई विद्रोह होता तो उसको दबाने चले जाता, अदरवाइज नहीं। तो जो जितना था उसी में उसने साम्राज्य किया। पहला पॉइंट ये है ना कि साम्राज्य विस्तार का कोई भी प्रयास नहीं किया, और यही वजह थी कि बहुत ज़्यादा शत्रु और बहुत ज़्यादा विद्रोह इसने झेले नहीं। दूसरा, इसने सबसे बड़ा पहला पॉइंट हम इसके देखेंगे साम्राज्यवाद को लेकर। तो साम्राज्यवाद में इसका कंट्रीब्यूशन लगभग कुछ भी नहीं है ना, जो है वही इसने संभाला। दूसरा पॉइंट आप इसको देखेंगे, इसने जो उलेमा थे, चूँकि ये बहुत ही कट्टर था, किस प्रवृत्ति का, धार्मिक दृष्टिकोण से आपको देखेंगे तो ये बड़ा कट्टर राजा था। मतलब जो चीज़ जैसी लिखी है, इसने अपना शासन करा इस्लाम के हिसाब से। इस्लाम की जो किताबें हैं उनमें जो चीज़ें लिखी हैं उसी को बैलेंस बनाकर या उसी को आइडियल बनाकर इसने शासन किया, और उसके लिए उसने हमेशा सपोर्ट करा, किन की बातों को माना, उलेमा मतलब जो धर्म के ज्ञानी थे, वो जो बोलते थे ये वही करता था। तो धार्मिक दृष्टिकोण से तो ये बड़ा कट्टर था। कई जगह मंदिर वगैरह तोड़े और बहुत सारा इस तरह से उसने काम करा, है ना, सहिष्णु नहीं था। जबकि MBT कैसा राजा था, क्योंकि दूसरे धर्म, जैन धर्म में भी हमने देखा है उसके राज्य में लोग थे, अदर धर्मों के भी थे, सारे अलग अलग धर्मों के त्योहारों में जाता था, पार्टिसिपेट करता था, लोगों को विशेष करता था, तो वो सब इसके अंदर नहीं था। अगर हम ये 2 चीज़ें छोड़ दें तो बाकी जितने भी एस्पेक्ट थे फिरोज शाह तुगलक के, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। कितनी चीज़ों को छोड़ दें तो बाकी जो इसके इनिशिएटिव्स थे वो क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे, सबसे ज़्यादा इसको इसके वेलफेयर वर्क के लिए जाना जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें इसने की जो कि आप सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे कल्याणकारी कार्य आप देखेंगे तो उन कल्याणकारी कार्यों में सबसे पहले आप देखते हैं कि लगभग इसने 300+ नवीन नगर, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसमें से हिसार वगैरह, आज आप जिन शहर सुनते हैं ना, पूरे हरियाणा में जितने भी नए शहर हैं, जौनपुर का नाम सुनते हैं, हिसार का नाम सुनते हैं, बड़े पॉपुलर शहर आज भी हैं। कई तो नष्ट हो गए, लेकिन जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ये काम है। दूसरा काम है इसने जिस पर काम किया वो था कि बहुत सारे तमाम इसी कंस्ट्रक्शन में कुएं वगैरह, तालाब, बावड़ियाँ और बाग बगीचे लगवाए, कई सारी रेस्ट हाउस या शाराएँ बनवाई, तो जो यात्री वगैरह है उनकी सुविधा के लिए इसने काम किया। इसके अलावा अगर आप देखोगे इसके कल्याणकारी कार्यों में तो रोजगार पंजीकरण,
अभी भी रोजगार कार्यालय है जहाँ पे रोजगार पंजीकरण होता है। यहाँ पे रजिस्टर्ड है, इसका मतलब है अभी आपके पास कोई काम, तो रोजगार पंजीकरण। अब ये जो रोजगार पंजीकरण है ये बड़ा ही, इससे पहले किसी भी दिल्ली सल्तनत के राजा का यहाँ पे ध्यान नहीं गया। तो एक कार्यालय बनवाया जिसमें जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं राज्य में उन सबका रजिस्ट्रेशन और फिर उनको काम देने की बात की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसने एक अस्पताल बनाया जिसका नाम था दारुल सफा। दारुल सफा क्या था? ये मुफ्त में जहाँ पर इलाज किया जाता था अस्पताल, ठीक है, या एक दवाखाना जिसको उस समय बोल सकते थे, हॉस्पिटल टाइप का। नाम क्या था? दारुल सफा। ये भी इसके परोपकारी या जन कल्याणकारी कार्यों में आता है। जितने भी ऐसे सैनिक अभी तक जितने भी राजा थे वो रिटायरमेंट के बाद पेंशन दिया करते थे, लेकिन इसने ये किया कि जो भी सैनिक अगर युद्ध में मारे गए हैं तो उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो है और उनके जितने भी खर्चे हैं वो किसके होंगे? राजा के। सैन्य सुधार में इसने काम किए, ठीक है, और सैनिकों के जीवन के पश्चात उनके परिवारों को किस तरह से चलाया जाए इस विषय में इसने काम किया। क्लियर है? दासों के लिए इसने काम करा। दासों का बड़ा प्रेमी था ये, है ना। कहीं से भी कोई युद्ध होता था तो बोलता था कि जितने भी युद्ध में लोग हैं, घायल हैं या मार दिए गए हैं शत्रु की तरफ से, उन सबको उठा के ले आओ, और अच्छे अच्छे युवा लोग हैं उनको अपना दास बना लेता था। मतलब एक फौज तैयार कर रहा था। दासों के लिए एक अलग से विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। ठीक है, तो ये इसका एक बड़ा ही, है ना, पब्लिक वेलफेयर, स्लेव वेलफेयर के लिए। इसके पास 1,80,000 के समथिंग जो थे वो सिर्फ इसके पास स्लेव थे। 1,80,000, इतना बड़ा डिपार्टमेंट बना लिया इसने। और सारे लगभग यूथ या यंग को इसने अपने स्लेव में रखा। तो ये इसका काम है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी काम किए इसने, है ना। एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट ही बनाया था, हक ए शर्ब। कृषि विभाग था। कृषि विभाग इन द सेंस सिंचाई विभाग था। कृषि विभाग तो कोई था, ये क्या था? हक ए शर्ब, ठीक है, जो कि एक सिंचाई विभाग था या सिंचाई कर भी था। शर्ब और शर्ब सिंचाई कर था। इरिगेशन डिपार्टमेंट भी था और इरिगेशन टैक्स भी था। दान विभाग भी बनाया था, दीवाने खैरात। हाँ, दीवाने खैरात, है ना। खैरात, खैर जो दान दक्षिणा, है ना, देता था, और जो गरीब लोग हैं उनकी लड़कियों की शादी वगैरह कराना और वो सब काम इस डिपार्टमेंट के ज़रिए वो करता था। तो दीवाने खैरात। इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसमें सिंचाई कर लगता था, जिसका नाम था शर्ब या हक ए शर्ब पूरा नाम है। तो अब यहाँ से एक और नया डिपार्टमेंट याद कर लो। जैसे जब भी आर्य जाए तो समझ लेना मिलिट्री है, कोही आए तो समझ लेना, और अगर शर्ब आए तो समझ लेना सिंचाई। और ये जो डिपार्टमेंट है किसने बनाया पहली बार? फिरोज शाह तुगलक। सिंचाई के लिए नहरें, 4 बड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण नहरें आज भी हैं, है ना। 4 प्रमुख नहर, 4 इम्पोर्टेंट कैनल्स, ठीक है। कौन कौन सी थी, कहाँ कहाँ तक जाती थी वो हम लिखेंगे, लेकिन 4 इम्पोर्टेंट कैनल्स इसने बनवाई। किसके लिए? सिंचाई के लिए। तो कल्याणकारी कार्यों की लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन हम देख सकते हैं कि 300 से अधिक नवीन शहर बनाए, ठीक है, जिसमें आप एक जौनपुर लिख सकते हो, भी बड़ा महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है ना। बाकी तो लिखेंगे अभी हम आगे। रोजगार पंजीकरण या रोजगार कार्यालय स्थापित करा, है ना, जहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड लगे वो अपने आप को क्या कर सकते हैं। अभी भी आपने रोजगार कार्यालय का कॉन्सेप्ट सुना होगा ना, कि रोजगार कार्यालय जो है वो सरकार लोगों को क्या करती है, रजिस्टर करती है और इस हिसाब से डिसाइड करती है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं अभी तक।